गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 16 की, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। इस लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे संक्षारण यानी कि कोरोजन की, और साथ ही संक्षारण की क्रियाविधि अर्थात संक्षारण के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है संक्षारण। तो स्टूडेंट संक्षारण क्या होता है? संक्षारण एक प्रकार की जटिल रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जब कोई धातु जो है अपने चारों ओर के वातावरण में उपस्थित नमी या फिर जलवाष्प या फिर अन्य उपस्थित गैसों के संपर्क में आती है तो उस धातु के चारों ओर क्या है, एक परत जम जाती है और जिसके कारण वह धातु क्या है, नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण की प्रक्रिया कहा जाता है। अर्थात जब कोई धातु जो है अपने चारों ओर के वातावरण में उपस्थित नमी के संपर्क में आती है तो क्या होता है, उस पर जो है परत जम जाती है। उस धातु के चारों ओर जो है ऑक्साइड और लवणों की परत बन जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, संक्षारण की प्रक्रिया बोला जाता है। अर्थात नमी की उपस्थिति में धातु की सतह पर ऑक्साइड तथा लवणों की परत बनने का प्रक्रम जो होता है उसे संक्षारण कहा जाता है। अर्थात मेटल प्लस वायुमंडल में उपस्थित नमी या फिर जलवाष्प क्या होता है, संक्षारण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। और कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, इन सभी कम क्रियाशील धातुओं को छोड़कर जो शेष अधिकांश अन्य धातुएं होती है वह वायुमंडल में उपस्थित वायु तथा जल से अभिक्रिया करके जल और वायु के संपर्क में आकर के जो है प्रभावित होती हैं। अर्थात सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम जैसी कम क्रियाशील धातुओं को छोड़कर जो शेष अन्य अधिकांश धातुएं होती है वह संक्षारण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत का जमना, जिसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग की प्रोसेस, यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है, लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत का जम जाना। दूसरा एग्जाम्पल, वायु में चांदी का काला पड़ जाना। तीसरा, तांबे तथा पीतल पर हरे रंग की परत का जम जाना। ये सभी क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं रस्टिंग की प्रोसेस की, यानी कि जंग लगना क्या होता है। जब जो है आयरन धातु यानी कि लोहा जो है नम वायु के संपर्क में आता है तो उसके चारों ओर, किसके चारों ओर, आयरन धातु के चारों ओर जो है एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, जंग। इसी जो भूरे रंग की परत जो है धातु के चारों ओर, जो आयरन के चारों ओर जम जाती है, उसे जंग लगने की प्रोसेस कहा जाता है। अर्थात नम वायु की उपस्थिति में यानी कि मॉइस्ट एयर की उपस्थिति में लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत का जमा हो जाना लोहे पर जंग लगना कहलाता है। और लोहे का जो संक्षारण होता है वह रस्टिंग कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लोहे का संक्षारण होता है उसी को जो है जंग लगने की प्रोसेस कहा जाता है। और जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Fe2O3.XH2O, यानी कि जल योजित फेरिक ऑक्साइड। और लोहे पर जंग लगना यानी कि लोहे पर रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वह संक्षारण का एक प्रमुख प्रकार है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं संक्षारण की क्रियाविधि या फिर संक्षारण के सिद्धांत की, जिसे हम कहते हैं संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो संक्षारण की क्रियाविधि को समझाने के लिए जो है अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन जो आधुनिक सिद्धांत था वह है संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत है, और जिसको जो है हम लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। अर्थात संक्षारण के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को लोहे के उदाहरण को लेकर हम समझ सकते हैं। संक्षारण के विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, संक्षारण में जो है रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं यानी कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है।
और जब किसी धातु की सतह जो है जलवाष्प के संपर्क में आती है तो वह क्या है, विद्युत रासायनिक सेल के समान यहाँ पर कार्य करने लगती है। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसका प्रयोग जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अर्थात विद्युत रासायनिक सेल के समान जो है यहाँ पर हम इस संचारण की क्रियाविधि को विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि के भांति समझ सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक पार्ट जो है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक विद्युत अपघट्य विलयन होगा यानी कि एनोड भी होगा यहाँ पर, कैथोड भी होगा और साथ ही विद्युत अपघट्य विलयन भी होगा। और एनोड और कैथोड क्या है, दोनों पर जो है रेडॉक्स अभिक्रियाएं होंगी। एनोड पर जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और कैथोड पर अवकरण यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया होगी। संचारण के विद्युत रासायनिक सेल को जो है हम अलग अलग भागों में डिवाइड करके समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट विद्युत अपघट्य विलयन की। और हमें पता है स्टूडेंट कि जब धातु की सतह जो है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आती है तो धातु की सतह के चारों ओर क्या होता है, परत का निर्माण हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु की सतह जो है कार्बोनिक अम्लों द्वारा घिर जाती है। और इस कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है धातु की सतह पर, जब जो है धातु की सतह जो है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड से घिर जाती है, यानी कि H2O प्लस CO2 गिब्स क्या देता है, कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है H2CO3। और यही H2CO3 जो है विद्युत रासायनिक सेल के विद्युत अपघट्य विलयन के समान यहाँ पर कार्य करता है। और H2CO3 और H2O यानी कि कार्बोनिक अम्ल जो कि हमारा क्या है यहाँ पर विद्युत अपघट्य विलयन के समान कार्य कर रहा है, और साथ ही जलवाष्प जो है अपने आयनों में वियोजित होकर के हमें क्या देता है, H2CO3 गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। और जब H2O अपने आयनों में वियोजित होता है, आयनित होता है, तो H2O गिव्स H प्लस प्लस OH नेगेटिव। और यही H प्लस आयन क्या है, कैथोडिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैथोडिक अभिक्रिया में प्रतिभाग करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया यहाँ पर किस प्रकार से होती है। तो संचारण के विद्युत रासायनिक सेल में स्टूडेंट जो एनोड का कार्य करता है वह आयरन धातु करती है। तो आयरन धातु क्या है, जल की उपस्थिति में फेरस आयन में ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि जो आयरन सॉलिड स्टेट में होता है वह Fe2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो जाती है, और दो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर त्याग करके जो Fe है वह जो है दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या है, फेरस आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। और किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। और हमें पता है कि एनोड पर होने वाली जो अभिक्रिया होती है वह कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या है, आयरन धातु का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, फेरस आयन में, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हो रहे हैं। तो लोहे की वह सतह जहां धातु का ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। और इसी एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को हम क्या है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, जो एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं वह क्या है, कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, जिसके फलस्वरूप जो कैथोड पर जो है रिडक्शन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर जो कैथोड का कार्य करता है वह करता है धातु की सतह पर उपस्थित कार्बोनिक अम्ल तथा जलवाष्प के हाइड्रोजन आयन यहाँ पर क्या करते हैं, कैथोड का कार्य करते हैं। कौन करता है कैथोड का कार्य, जो यहाँ पर धातु की सतह पर उपस्थित मौजूद कार्बोनिक अम्ल की परत होती है, जब उसको हम क्या है वियोजित करते हैं उसके आयनों में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव, जो कि हमने अभी पीछे देख लिया था। H2CO3 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, और H2O को जब वियोजित कर रहे थे तो क्या हो रहा था, H प्लस प्लस OH
नेगेटिव। तो यही H आयन, जो हाइड्रोजन आयन है, H प्लस आयन क्या है यहाँ पर, कैथोड का कार्य करते हैं। तो लोहे द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं वह जो है धातु सतह पर उपस्थित H प्लस आयनों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया दर्शाई जाती है। तो H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन, और जिसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं ए मान लेते हैं। कौन सी इक्वेशन है, ए। और इस इक्वेशन ए को हम सब पूरी इक्वेशन को क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि बाद में जो है इक्वेशन को बैलेंस करने में दिक्कत ना आए। लेकिन जो ये हाइड्रोजन परमाणु धातु सतह पर उपस्थित है वे क्या करते हैं, जो धातु सतह पर मौजूद या फिर घुलित ऑक्सीजन होता है उसे अपचयित करके क्या है अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर दर्शाते हैं। तो 4H प्लस O2 गिव्स 2H2O। जो यहाँ से हमें हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त हुआ जब H प्लस आयन का क्या है अपचयन हुआ और वो क्या है हाइड्रोजन परमाणु में कन्वर्ट हो गया, तो यह हाइड्रोजन परमाणु जो है धातु सतह पर मौजूद ऑक्सीजन को क्या है अपचयित कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या है अपचयन अभिक्रिया यहाँ पर कैथोड पर होती है। 4H प्लस O2 गिव्स 2H2O, जिसे हम इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं। और ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं जो कि इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी है, यह क्या हो रही है, कैथोड पर ही हो रही है। तो जब हम पूर्ण कैथोडिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, तो जिससे हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है वह होती है 4H प्लस 4H एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, और यहां से क्या हो जाएगा 4H से 4H कैंसल हो जाएगा, ये 4H से 4H कैंसल हो जाएगा। तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो यह जो है पूर्ण कैथोडिक अभिक्रिया हमें प्राप्त हो जाती है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है कंप्लीट कैथोडिक रिएक्शन प्राप्त हो जाती है, जो कि हमारी होती है समीकरण ए और बी को जोड़ने से। तो क्या होता है 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। तो यह क्या है, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, जिसको कि जो कि एनोड पर हुई थी, एनोडिक अभिक्रिया जो थी वह हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी, और जो कैथोडिक अभिक्रिया है वह क्या इक्वेशन नंबर 2 है। और यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर लोहे का संक्षारण होता है। यहाँ पर ये कैथोडिक अभिक्रिया दिखाई गई है, और यह क्या है Fe पर कौन सी अभिक्रिया हो रही थी, एनोडिक अभिक्रिया थी। तो किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं कि कौन सा जो है कैथोड का कार्य कर रहा है, कौन सा यहाँ पर एनोड की भांति कार्य कर रहा है, कौन सा जो है जो कार्बोनिक अम्ल थे वो किस प्रकार से जो है विद्युत अपघट्य विलयन की भांति कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस ओर से किस ओर है, एनोड से कैथोड की ओर है। तो इस प्रकार से आप इस डायग्राम की मदद से भी लोहे के संक्षारण की क्रियाविधि को समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं हम पूर्ण समग्र सेल अभिक्रिया की, यानी कि कंप्लीट जो सेल रिएक्शन है उसको लिखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है एनोड पर होने वाली अभिक्रिया जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया जो कि हमारी क्या थी इक्वेशन नंबर 2 थी। जब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया यानी कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखते हैं, जो कि क्या थी Fe गिब्स क्या हो रहा था आयरन सॉलिड का जो है आयरन धातु का ऑक्सीकरण हो रहा था, और ऑक्सीकृत होकर फेरस आयन में बदल जा रहा था। तो Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो गया। दूसरी जो रिएक्शन है अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया यानी कि कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो वह रिएक्शन आई थी हमारी जो कि हमारी क्या थी इक्वेशन नंबर 2। तो 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स
2H2O, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट कंप्लीट सेल अभिक्रिया लिखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है और साथ ही जो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है, उन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या है, कंप्लीट सेल अभिक्रिया को प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि एनोड पर होने वाली जो अभिक्रिया है, वहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है। जो Fe ने है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या किया है, फेरस आयन में ऑक्सीकृत हुआ है। लेकिन जो अपचयन अभिक्रिया हुई, जो कैथोड पर रिएक्शन हुई, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कैथोड ने जो H+ आयन है, उसने 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या किया है, 2H2O में अपचयित हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, उसमें 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर देते हैं। अर्थात इक्वेशन नंबर 1 में चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2। और यहाँ से जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो गए। तो गिव्स 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या है, कंप्लीट सेल रिएक्शन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं संचारण के अंतिम स्टेप की, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर जो हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन में जो फेरस आयन प्राप्त हुआ था, यानी कि जो Fe2 पॉजिटिव आयन प्राप्त हुआ था, वह जो है पुनः वायुमंडल में उपस्थित नमी, जलवाष्प या फिर गैसों से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होकर Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि Fe2 पॉजिटिव जो है Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत हो जाता है। और किसकी प्रेजेंस में, नमी हो गया, जलवाष्प हो गया, गैसें हो गई, वायुमंडल में उपस्थित जो भी गैसें होंगी। तो जो ये फेरस आयन है, Fe2 पॉजिटिव आयन है, वह पुनः वायुमंडल से ऑक्सीकृत होकर फेरिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। और क्या है, फेरिक आयन में ऑक्सीकृत होकर जो है जंग का निर्माण कर देता है। और जंग क्या है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें रिएक्शन प्राप्त होती है, जो कि हमारा फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव है, वह फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। तो 4Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस O2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड गिव्स 2Fe2O3 सॉलिड प्लस 8H पॉजिटिव एक्वस। जो यहाँ पर हमें फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, वह क्या है, जल से अभिक्रिया करके Fe2O3 प्लस XH2O गिव्स Fe2O3.XH2O, यानी कि जंग का निर्माण कर देता है। जल योजित फेरिक ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। जो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव आयन है, उसे फेरस आयन बोला जाता है। और जो यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव आयन है, उसे फेरिक आयन बोला जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं संक्षारण से बचाव के उपाय, यानी कि प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। तो स्टूडेंट संक्षारण से किसी धातु को किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो धातु की सतह और वायुमंडल के बीच के संपर्क को तोड़ करके जो हम क्या है, संक्षारण से किसी भी धातु को बचा सकते हैं। यानी कि बीच में जो है, दोनों के बीच में, वायुमंडल और धातु की सतह के बीच में कुछ बाह्य सुरक्षा प्रदान करके जो हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला उपाय है वह क्या है, सरफेस कोटिंग, यानी कि धातु की जो सरफेस है उसकी कोटिंग करके। तो उसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं धातु की सतह पर, जिसको क्या है, हमें बचाना है संक्षारण से। तो तेल या हो गया, या फिर ग्रीस हो गया, या फिर पेंट हो गया, वार्निश हो गया, इसको जो है धातु की सतह पर लगा करके क्या है, हम
संक्षारण से बचा सकते हैं। तो जब हम तेल, ग्रीस, पेंट या फिर वार्निश को जब धातु की सतह पर कोटिंग करेंगे इसकी, तो इससे होगा क्या, जो नमी हो गया, जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वह क्या है, धातु से दूर रहते हैं, जिसके कारण जो है संक्षारण से धातु को बचाया जा सकता है। दूसरा मेथड यहाँ पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, यानी कि विद्युत लेपन से। तो इसमें क्या होता है, हम जो है धातु की सतह पर टिन, निकेल, जिंक, क्रोमियम धातुओं की पतली परत की कोटिंग करके जो है धातु की सतह को संक्षारण से बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए पीतल की वस्तुओं पर जो है टिन धातु की परत को चढ़ा करके संक्षारण से जो है धातुओं को बचाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट दूसरे उपाय की, जो कि है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी कि बलिदानी सुरक्षा। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो है लोहे की सतह पर जो है अधिक सक्रिय धातु जैसे कि जिंक की परत चढ़ाकर जो है संक्षारण को रोका जा सकता है। तो जब हम जो है लोहे की सतह पर जो है जिंक की परत को चढ़ाया जाता है तो उसे बोला जाता है जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण की प्रोसेस उसे बोला जाता है, जिससे कि हम लोहे की धातु को जो है संक्षारण से बचा सकते हैं। और दूसरा जो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन वह है टिनीकरण। इसमें क्या होता है, लोहे की धातु की सतह पर जो है टिन की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण से जो है लोहे के संक्षारण से जो है बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट तीसरे मेथड की, जो कि है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, यानी कि विद्युत रक्षण से जो है हम किसी धातु की संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि का जो प्रयोग है वह भूमिगत लोहे के उपकरणों जैसे कि पाइप हो गया, इनको संक्षारित होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो लोहे के सामान को जो हम क्या करते हैं, इस विधि में जो है लोहे के सामान जैसे कि पाइप को जो है तारों के माध्यम से जो है अधिक सक्रिय धातु से जोड़ देते हैं। अर्थात अधिक सक्रिय धातु जैसे Mg हो गया, जिंक हो गया। तो ये जो अधिक सक्रिय धातु होती है यह जो है रक्षी धातु के समान कार्य करती है। तो जो यहाँ पर लोहे की वस्तु होती है जिसे हमें संक्षारित होने से बचाना है, वह जो है यहाँ पर कैथोड की भांति कार्य करती है। यानी कि लोहे की वस्तु जो होगी वह क्या है, वह अपचयन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगी। और जो हमारी रक्षी धातु है, जो कि क्या है, अधिक सक्रिय धातु है, जो कि लोहे की वस्तु की रक्षा कर रही है, वह यहाँ पर एनोड की भांति कार्य करती है। यानी कि रक्षी धातु जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या है, रक्षी धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग जो है आसानी से कर लेती है। लोहे की तुलना में जो है शीघ्रता से जो है रक्षी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और लोहे को जो है जंग लगने से बचाती है। इस विद्युत रक्षण मेथड को जो है कैथोडीय प्रोटेक्शन भी कहा जाता है, कैथोडीय सुरक्षा भी कहते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन जो हो रहा है वह किसका हो रहा है, लोहे की वस्तु का हो रहा है। संक्षारित होने से हम लोहे की वस्तु को बचा रहे हैं, तो जो लोहे की वस्तु है यहाँ पर वह कैथोड का कार्य कर रही है, तो इसलिए जो है कैथोड का यहाँ पर सुरक्षा हो रही है। तो इसलिए इस मेथड को जो है कैथोडीय सुरक्षा भी कहते हैं, यानी कि कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वह समाप्त होता है। और यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है नोट्स तैयार करने के लिए जो है यह स्लाइड दी है, जिसके माध्यम से और जो मैंने अभी तक समझाया है इन दोनों के माध्यम से आप जो है सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।